नमस्कार दोस्तों। एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम पी रेशियो वर्सेस पैग रेशियो के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से इन्वेस्टर अपना व्यू बनाते हैं एंड किस तरीके से आप क्विकली किसी स्टॉक के बारे में क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। इट मीन्स क्विकली आप जान पाओगे कि किसी स्टॉक को पिक करना है कि नहीं करना है, या फिर उसके बारे में ज़्यादा रिसर्च करना है कि नहीं करना है। ये सब चीज़ अब क्विकली किस तरीके से पता कर सकते हो, आज हम वो देखने और सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए, आज बेसिकली हम पी रेशियो वर्सेस पीईजी इट मीन्स पैग रेशियो के बारे में हम बात करना पसंद करेंगे। तो ये जो पैग रेशियो है, ये बनाया किसने था? ये बनाया था पीटर लिंच। पीटर लिंच ने ये जो है पैग रेशियो बनाया था 1977-78 के अराउंड, आई थिंक ये बनाया गया था उस टाइम पे। एंड ये जो पीटर लिंच है, ये बंदा S&P 500 कंपनीज में ये फंड मैनेज करता था उस टाइम पे। तो इन्होंने लगभग 29% टू 30% का रिटर्न उस टाइम पे बना रहा था, ये यूज करते हुए, ये पेग रेशियो यूज करते हुए। ठीक है ना? तो सबसे पहले हमको पेग रेशियो समझने से पहले हमको पी रेशियो समझना पड़ेगा कि पी रेशियो क्या होता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो का पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं, फिर इसको समझने का प्रयास हम करते हैं। तो हम चलिए एग्जांपल लेते हैं। ये आपके सामने हमने एक स्टॉक निकाला है, इसका नाम है APGRL। ये केमिकल सेक्टर का स्टॉक है, ये केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो इसका पी रेशियो देखिए 22 है। तो ये पी रेशियो एक्चुअली होता क्या है और इसको किस तरीके से निकाला जाता है, उस विषय में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे कि इसका प्राइस देखिए 1859 रुपीज है एंड इसका अर्निंग पर शेयर है 82 रुपीज। ठीक ना? तो इसका एग्जाम्पल हम इस तरीके से लिख सकते हैं। पी रेशियो में हमने क्या बोला था इस जगह पे? पी रेशियो का एग्जाम्पल अगर देखिएगा तो हमने ये बोला था कि प्राइस बाई ईपीएस अगर करोगे तो पी रेशियो आएगा। तो यहाँ पे प्राइस क्या लिखा हुआ है? 1859 रुपए। और ये नीचे आएगा, ये ईपीएस कितना दिखा रहा है? ईपीएस यहाँ पे दिखा रहा है 82.7। इसको अगर आप करोगे तो आपका जो पी रेशियो निकल के आएगा वो आएगा 22.5। ये इस स्टॉक का पी रेशियो। इट मींस ये क्या, देखो मुद्दा बाद में मैं सीधा सीधा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं इस जगह पे। अगर सीधा सीधा समझाने का प्रयास करते हैं तो एक लाइन में हम इसको क्या बता सकते हैं? देखो, एक लाइन में हम इसको क्या बता सकते हैं? अगर आप देखो तो एक लाइन में इस जगह पे क्या बताया जा सकता है कि कंपनी को 1 रुपीस अर्न करने के लिए 22.5 रुपीस प्रीमियम देना पड़ रहा है इन्वेस्टर को। इट मीन्स कंपनी से 1 रुपीस अर्न करने के लिए इन्वेस्टर को 22 रुपीस इस जगह पे देना पड़ रहा है एज ए प्रीमियम शेयर खरीदने के लिए। या तो आप इस तरीके से भी मान सकते हो कि 1 रुपीस कंपनी को अर्न करने के लिए उसको 22 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ रहा है कंपनी को। ठीक ना? तो दोनों सेम बात है। ठीक ना? अब देखो कोई जैसे एक और एग्जांपल हम देखते हैं इस जगह पे। एक और एग्जांपल अगर हम देखिएगा तो यहाँ पे लिखते डिमार्ट। डिमार्ट, ठीक ना? एवेन्यू सुपरमार्ट। तो एवेन्यू सुपरमार्ट डिमार्ट का अगर आप देखोगे ये 99 का पीई है। ठीक ना? इसका प्राइस है 4141 रुपीज, 4141 रुपीज इसका करंट प्राइस है। और इसका ईपीएस है मात्र 41 रुपीज। ठीक है? तो इसको हम करते हैं डिमार्ट के केस में एग्जांपल देखते हैं। देखिए तो आपको समझ में आएगा। ये मान लेते हैं कि ये डिमार्ट है। ठीक है? डिमार्ट के केस में एग्जांपल देखते हैं। डिमार्ट के केस में क्या होगा? 4141 बाई 41.6 इक्वल टू क्या निकल के आएगा? 99.5। ठीक ना? अब देखिए ये हमने एपीजीआरएल का बात कर रहा था इस जगह पे, और ये डिमार्ट का बात हम इस जगह पे कर रहे हैं। ठीक ना? अब देखो
यहाँ पे 1 रुपए अर्न करने के लिए, 1 रुपीज अर्न करने के लिए इस कंपनी को 22% इस जगह पे खर्चा करना, 22% इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, ठीक ना। अब वही केस डीमार्ट में देखो, डीमार्ट में 1 रुपीज अर्न करने के लिए डीमार्ट को 99.5 रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, इन्वेस्टर को या तो कंपनीज को, जो भी मान सकते हो, ठीक ना। तो इस हिसाब करके पी रेशियो हमको क्या समझाने का प्रयास करते हैं, पी रेशियो हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन सा बिजनेस महंगा है, कौन सा बिजनेस सस्ता है। इट मींस देखो, अगर ये दो कंपनी में अगर आप इस जगह पे कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा डीमार्ट से फार फार ज्यादा इस जगह पे सस्ता ये एपीजीआरएल वाला कंपनी आपको दिखेगा, ठीक है ना, ठीक ना। कि यहाँ पे 1 रुपए अर्न करने के लिए 100 रुपए देना पड़ रहा है, यहाँ पे 1 रुपए अर्न करने के लिए 22 रुपए देना पड़ रहा है भाई, तो यही तो सस्ता है, ठीक ना। ये सिंपल सा आप मान सकते हो पी रेशियो में, ठीक ना। अब देखो इस जगह पे पी रेशियो आपको क्या दिखाने का प्रयास कर रहा है, यहाँ पे पी रेशियो सिर्फ और सिर्फ आपको ये डिफाइन करके दे रहा है कि ये जो बिजनेस है वो महंगा है या तो सस्ता है, बस ये डिफाइन करके दे रहा है। ये कोई ग्रोथ पोटेंशियल आपको डिफाइन करके नहीं दे रहा है कि इस बिजनेस, देखो एक होता है सस्ता, एक होता है महंगा, अब उसके अंदर कोई ग्रोथ पोटेंशियल तो नहीं है अभी इस जगह पे कि ये चलो मान लिए ये सस्ता बिजनेस है, ये कितने टाइम तक एक महंगा बिजनेस बनेगा ये हमको नहीं पता, या तो ये कितने पोटेंशियल है इसमें कि ये महंगा बिजनेस हो जाए, तो इसका भी मेरे को नहीं पता। तो इसको डिस्कवर करने के लिए पीटर लिंच ने ये इस जगह पे जो है ये पैग रेशियो इस जगह पे बनाया था, ठीक ना। अब चलिए हम बात करते हैं पैग रेशियो किस तरीके से काम करते हैं और इसमें ग्रोथ पोटेंशियल को किस तरीके से समझा जाता है, पाई टू पाई थोड़ा समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे वही दो स्टॉक का हम कर रहे हैं, एक हमने एपीजीआरएल लिया था, ठीक ना, ईआईपी, और एक हमने यहाँ पे लिया था डीमार्ट, एक हमने ये जहाँ पे डीमार्ट लिया है और एक एपीजीआरएल लिया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पी वर्सेस ग्रोथ रेट। यहाँ पे ईपीएस हम पहले क्या पी रेशियो में क्या कैलकुलेट कर रहे थे, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, ठीक ना, वो हम वहां पे कैलकुलेट करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन इस जगह पे ईपीएस का ग्रोथ रेट चाहिए हमको। ईपीएस ग्रोथ रेट बोले तो क्या समझ में आ रहा है इस जगह पे, देखिए ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पे ईपीएस ग्रोथ रेट 5 साल का, ये क्या दिखा रहा है 15, 5 साल में ईपीएस ग्रोथ रेट क्या बन रहा है इस जगह पे 15, लेकिन ईपीएस एक्चुअली 41 है, ठीक ना। तो ईपीएस ग्रोथ रेट मींस हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, ईपीएस ग्रोथ रेट मींस हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कितना परसेंटेज ग्रोथ हो रहा है कंपनी के अंदर पर शेयर के हिसाब से, ठीक है। ये परसेंटेज के मामला है, ये डायरेक्ट फिगर नहीं है, ये ईपीएस डायरेक्ट फिगर होता है, लेकिन ईपीएस ग्रोथ रेट ये परसेंटेज का मामला होता है, ठीक ना। यहाँ पे गड़बड़ मत करना, ठीक है। अब देखिए इसका पी है 99.5 और इसका ईपीएस ग्रोथ रेट 5 साल का कितना है 15%, 15.8%, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है डीमार्ट के मामले में, हम अगर देखते हैं तो डीमार्ट के मामले में अगर हम देखते हैं तो इस जगह पे क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे ये लिखा जा सकता है कि 99.5 डिवाइडेड बाई 15.8, तो ये जो इक्वल टू होगा वो आएगा 6.24। तो ये जो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पेग रेशियो, पीईजी रेशियो, पेग रेशियो, प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो जिसको कहा जाता है, ठीक है ना। अब चलिए एपीजीआरएल के केस में हम देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अर्निंग 5 साल का कितना है 25 है, और इस जगह पे 25 परसेंटेज है, ये 25 नहीं है, ये परसेंटेज है, और ये ईपीएस क्या है यहाँ पे 82 है, तो इसका पी रेशियो कितना है 22 है, ठीक है ना। तो अगर आप
इसका देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, पीपीजीआरएल का अगर आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि ऊपर में यहाँ पे पी कितना होगा, पी होगा 22.5 और परसेंटेज कितना होगा 25%। ठीक है, यह परसेंट करके हिसाब नहीं करना है, डायरेक्ट इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देना है, 25 से इसको डिवाइड कर देना है, तो इसका आंसर जो आएगा 0.86। इसका आंसर आएगा 0.86। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका पैग रेशियो हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि ऊपर में हम क्या बिठाएंगे, ऊपर में हम बिठा रहा है पीई और नीचे में क्या बिठा रहा है, नीचे हम बिठा रहा है कि इस जगह पे ग्रोथ रेट, कि वो 5 साल में कितना ग्रोथ कर रहा है। ठीक ना। अब ये ग्रोथ रेट आप अपने हिसाब से यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करके इसको एडजस्टमेंट कर सकते हो, वो उसमें हम आ रहा है कि किस तरीके से एडजस्टमेंट इसको करना है। ठीक ना। तो इस अब देखो ये पैग रेशियो किस तरीके से काम करता है और इस पैग रेशियो को किस तरीके से इस्तेमाल में लाया जा सकता है, वो थोड़ा हम समझने और जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हम चले जाते हैं इस जगह पे। अगर आप देखोगे तो ये जो पीटर ने ये बनाया था वो कहाँ का सिटीजन था, वो सिटीजन था यूएस का। ठीक ना, वो यूएस का सिटीजन था। अगर आप यूएस जीडीपी का ग्रोथ रेट अगर देखोगे तो इस जगह पे 2.5 आपको दिखेगा यूएस जीडीपी का ग्रोथ रेट। उस कंपेयर टू अगर इंडिया का ग्रोथ रेट अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा 8.2, इस जगह पे ग्रोथ रेट आपको दिखेगा। अब देखिए ये माना ये जाता है, पीटर लिंच ने ये कहा है कि आप पैग रेशियो जो होगा वो 2 के नीचे होना चाहिए। ठीक ना, वो 2 के नीचे होना चाहिए, तो वो एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। ठीक ना, अंडर वैल्यू स्टॉक है वो है, अगर 2 से नीचे होगा। ठीक ना। लेकिन अगर आप ये चीज अगर ध्यान से सोचोगे तो आपको ये मिलेगा कि भाई यूएस का तो ग्रोथ रेट ही कम है ना कंपेयर टू इंडिया। इंडिया का ग्रोथ रेट जो है वो हाई है इस जगह पे, लेकिन यूएस का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो डाउन है। तो यूएस के मामले में ये 2 तो ठीक है, यूएस के मामले में अगर 2 तो ठीक है। आप अगर इसको एक टेबल करके समझोगे तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है। अब ये सपोज मिडिल एरिया है 2, इसे टेबल करके समझना है। मिडिल एरिया है 2, इस तरफ इस कंपनी का फेयर वैल्यू है और इस तरफ ये कंपनी जो है वो ओवर वैल्यूड है। ठीक ना, इस तरह कंपनी ओवर वैल्यू है, इस तरह कंपनी फेयर वैल्यू है और बीच में 2 रहेगा। ठीक ना। इट मींस अगर इस जगह पे देखोगे तो अगर इस जगह पे अगर आप देखोगे तो हमने क्या निकाला था, पैग रेशियो 2 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये जो हमने एपीजीआरएल का इस जगह पे एग्जांपल लिया था तो ये तो 2 के नीचे है ना 0.86, तो उनके हिसाब से ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। क्या है, ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। और डिमार्ट के हिसाब से ये देखो 6.24 है, इट मींस ये 2 से बहुत ज्यादा है 6.24, तो ये एक क्या होगा, ओवर वैल्यूड स्टॉक हो जाएगा, ओवर वैल्यूड स्टॉक हो जाएगा। अब देखिए इसमें थोड़ा हमने जानबूझ के छेड़छाड़ करा है क्योंकि इंडिया और यूएस के ग्रोथ पोटेंशियल में थोड़ा दिक्कत, थोड़ा मोड़ा नहीं भाई, बहुत ज्यादा डिफरेंस है जीडीपी में। अगर देखो यूएस 2.5% इस जगह पे ग्रोथ कर रहा है जीडीपी के मामले में, लेकिन इंडिया 8.2% यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है। तो हम कैसे 2 को मान सकते हैं, क्योंकि इंडिया का ग्रोथ पोटेंशियल ही तो ज्यादा है ना। तो इस हिसाब से अगर आप देखो 2% ग्रोथ करने पर अगर वो बंदा 2 मान रहा है तो 8% ग्रोथ करने पर हम 4 तो मान सकते हैं ना। 2% ग्रोथ कर रहा है तो वो बंदा 2 मान रहा है या तो 1 मान रहा है या तो 1 मान रहा है। ठीक ना, ज्यादातर लोग 1 भी बताएगा कि 1 के नीचे आएगा तो बंदा वो स्टॉक वो या तो फिर वो बिजनेस जो है वो अंडर वैल्यूड है, अगर इससे ऊपर चला जाएगा तो वो ओवर वैल्यूड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे
2 के हिसाब करके अगर 1 होगा तो 8 के हिसाब करके हम 4 तो यहाँ पे पकड़ सकते हैं ना, यहाँ पे 4 तो पकड़ा जा सकता है ना। तो इंडियन मार्केट के हिसाब से अभी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, आप इस मिडिल पॉइंट को 3.5 से लेके 4 तक इजीली मान सकते हो। क्यों मान सकते हो? क्योंकि इंडियन जीडीपी में ग्रोथ रेट बहुत हाई है। इंडिया एक ग्रोइंग फास्टर ग्रोइंग कंट्री है, ये बहुत फास्ट यहाँ पे ग्रोथ करने का प्रयास कर रहा है। तो उस केस में हम इसको हटा के, ये 2 को हटा के इस जगह पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 कर सकते हैं, या तो 3.5 या तो 3.5 से 4 मान सकते हैं, ठीक ना। इट मीन्स किसी कंपनी के अभी इस वक्त इंडिया में जो जीडीपी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग कोई कंपनी का पैग रेशियो अगर 3.5 या तो 4 से ऊपर चल रहा है तो वो कंपनी कहीं ना कहीं महंगा है, वो कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल कहीं ना कहीं आपको कम दिखने के लिए मिल रहा है। लेकिन एज ऑफ टाइम अगर इंडिया के कोई भी स्टॉक या तो कोई भी बिजनेस अगर 3.5 या तो 4 से नीचे रन कर रहा है पैग रेशियो में, तो वो बिजनेस या तो वो स्टॉक कहीं ना कहीं आपको अंडर वैल्यूड दिख रहा है, उसमें ग्रोथ पोटेंशियल आपको ज्यादा दिखने के लिए मिल सकता है, ठीक ना। आशा करते हैं यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप 3 भी मान सकते हो, आप 3.5 भी मान सकते हो, आप 4 भी मान सकते हो, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। अब इसको मैं और एक थोड़ा आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखो इसको किस तरीके से मैनेज करना है। अब इसको इस तरीके से मैनेज कर सकते हो कि सेक्टर वाइज कितना ग्रोथ है, सेक्टर वाइज कितना ग्रोथ है उस हिसाब करके आप इस जगह पे कर सकते हो। जैसे कि अगर देखो किसी सेक्टर में ग्रोथ बहुत ज्यादा है, जैसे डिफेंस सेक्टर, आज के दिन में देखो डिफेंस सेक्टर एकदम बूम, ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। आप उसमें नेक्स्ट टाइम जो हमारा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में आपको दिखेगा कि कितना ज्यादा ग्रोथ हुआ है, तो उस केस में आप 4 मान सकते हो, 4 मान सकते हो, ठीक ना। लेकिन कोई एक ऐसा सेक्टर जैसे कि पेपर सेक्टर, जैसे कि क्या सेक्टर, पेपर करके एक सेक्टर होता है जो कि पेपर, न्यूज पेपर वगैरह सब चारों तरफ का जो जितना भी पेपर अभी यूज करते हो वो पेपर बनाता है, बस सिंपल सा बात है। तो पेपर इंडस्ट्री का अगर ग्रोथ देखोगे तो कहीं ना कहीं वो कम दिखाई देगा आपको, कहीं ना कहीं वो कम दिखाई देगा आपको। तो उस केस में पेपर इंडस्ट्री के केस में इस तरीके का जिसमें ग्रोथ कम है, तो उस केस में आप इसको 3 मान सकते हो, 3 मान सकते हो, ठीक ना। तो ये पूरा का पूरा आपके ऊपर आप एडजस्ट करके इसको यूज करना पड़ेगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। अब देखो, अब ये चीज समझने का प्रयास करिए, एक मिनट, देखिए ये चीज समझने का प्रयास करिए। देखिए हम इसको 25% मान रहे हैं, ईपीजीएल के केस में हम 25% मान रहे हैं, और ये कितना साल का परसेंटेज है, 5 साल का। इट मींस ये 5 साल तक, लास्ट 5 इयर्स ये लगातार 25% करके ग्रोथ दिखा रहा है, 25% अपने मुनाफे में ये ग्रोथ लेके आ रहा है हर साल, ठीक ना। आप देखो इस जगह पे मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, ये देखो रिटर्न ऑफ इक्विटी, ठीक है। देखो ये 5 साल में कितना ग्रोथ कर रहा है, 27% इस जगह पे दिखा रहा है, ठीक ना। अब 3 साल में ये कितना ग्रोथ कर रहा है, 25%, और लास्ट ईयर में ये कितना ग्रो कर रहा है, 23%, ठीक ना। इट मीन्स मैं आपको क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं, इट मीन्स मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं, अगर कोई कंपनी, अगर देखो इस मीन्स मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कोई कंपनी अगर 5 साल में लगातार 25% की ग्रोथ रेट से चल रहा है, लेकिन लास्ट क्वार्टर ने उसने कहीं ना कहीं 22 या तो 23% का ग्रोथ दिखाया है लास्ट क्वार्टर में, या तो लास्ट ईयर में अगर 22 से 23% का ग्रोथ दिखा रहा है वो कंपनी, तो आपको ये 25% हिसाब नहीं करना है, आपको 22% ही हिसाब करके चलना है। इट मीन्स यहाँ पे जो नीचे ग्रोथ रेट आप बिठाओगे वो 22 होना चाहिए, ठीक ना। अब देखो पैग रेशियो में हम 5 साल का ईपीएस ग्रोथ रेट हिसाब करते हैं, 5 इयर्स का ईपीएस ग्रोथ रेट हिसाब करते हैं पैग रेशियो में, 5 साल का। अब कोई बंदा 10 साल का करता है, कोई बंदा 3 साल का करता है, क्यों करता है,
देखो हमारा मानना ये है कि 5 इयर्स में कोई कंपनी का बिजनेस साइकिल चेंज हो जाता है, कोई कंपनी का बिजनेस साइकिल 5 इयर्स में चेंज हो जाता है, तो हम 5 इयर्स का इस जगह पे ग्रोथ रेट यूज करते हैं। लेकिन किसी को लगता है 10 साल में, वो बड़ा इन्वेस्टर है, बहुत विजन रखते हैं बहुत लंबा, तो उस केस में वो 10 साल का वो यूज करते हैं। लेकिन इन जनरल टर्म आपको 5 साल का ही यूज करना है, ये सफिशियंट है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे जस्टिफिकेशन आपको मिला ना, ये चीज आपको समझ में आ रहा है ना कि यूएस में ये 2.5% का ग्रोथ है, लेकिन वो एक मान के चल रहा है कि 1 या तो 2 इसके नीचे अगर कोई बिजनेस रन कर रहा है पैग रेशियो में, तो वो बिजनेस अंडर वैल्यूड है। लेकिन इसके ऊपर जैसे ही चला जा रहा है वो ओवर वैल्यूड होकर जा रहा है। तो इस ग्रोथ हिसाब करके ये देख रहे हैं, तो हमारे ग्रोथ के हिसाब से हम 3.5 या तो 4 देखेंगे, ये चीज फिर जाके जस्टिफाई होगा, ये मेरा मानना है। अब यूट्यूब में ढूंढ के देखोगे तो सभी लोग 1.2 1.5 या तो 2 या ऐसा ही बोल रहा है, ठीक ना। तो वो जस्टिफाई नहीं करता है हमारे जीडीपी के ग्रोथ रेट को। तो यहाँ पे अगर 3.5 या तो 4 यूज करोगे तो 4, फिर वो हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट को जस्टिफाई करेगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर 1.2 या तो 1.5 या तो 2 यूज करोगे, उस केस में क्या होगा, आपको सभी बिजनेस महंगा दिखेगा, सभी बिजनेस उस जगह पे ओवर वैल्यूड दिखेगा, फिर वो आपको दिक्कत में डाल सकता है। तो फिर ये कैलकुलेशन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे ग्रोथ पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि हमको थोड़ा ज्यादा पकड़ के चलना पड़ता है इस जगह पे, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए पी रेशियो वर्सेस पैग रेशियो। पी रेशियो आपको क्या बता रहा है, देखो पी रेशियो आपको यह बता रहा है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है प्राइस के मामले में, स्टॉक प्राइस के मामले में ओवर वैल्यूड है या तो अंडर वैल्यूड है। ये कौन बता रहा है, ये पी रेशियो बता रहा है। लेकिन पैग रेशियो आपको क्या बता रहा है, देखो पैग रेशियो आपको क्या बता रहा है, पैग रेशियो आपको बता रहा है कि प्राइस के साथ ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए, यहां पे सिर्फ और सिर्फ प्राइस नहीं है, यहां पे प्राइस के साथ ग्रोथ पोटेंशियल भी है। चीजों को सही तरीके से समझने का प्रयास करो। यहां पे सिर्फ आपको प्राइस कम या ज्यादा समझ में आ रहा है पी रेशियो में, लेकिन पीजी रेशियो में आपको क्या दिखा रहा है, पीजी रेशियो आपको यह दिखा रहा है कि प्राइस के साथ ग्रोथ पोटेंशियल को भी ये देख रहा है, ठीक ना। प्राइस के साथ ये ग्रोथ पोटेंशियल भी इस जगह पे देखा जा रहा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है, ये एक सुपर कॉम्बिनेशन होता है जो जिसपे इन्वेस्टर बिलीव करता है। आपको क्या लगता है इन्वेस्टर प्राइस देख के स्टॉक में खरीदारी और बिकवाली करता है? नहीं, ये इन्वेस्टर इसी तरीके का रेशियोज का यूज करते हैं कि इसका पैग रेशियो क्या है, इसका आरओसी क्या है, इसका आरओई क्या है, इसका पी क्या है, इसका बुक वैल्यू क्या है, ठीक ना। तो इस तरीके से इन्वेस्टर प्राइस पे ज्यादा ध्यान नहीं लगाते हैं, वो बिजनेस के इन सब रेशियोज के ऊपर ध्यान लगाते हैं। तो आपको इन सब रेशियोज को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करने आना चाहिए, फिर जाके आप इसको कर सकते हो। आप देखो एक चीज समझने का प्रयास करो, ये पैग रेशियो कभी बैंकिंग सेक्टर में यूज नहीं करना है, ये पैग रेशियो कभी बैंकिंग सेक्टर में यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर थोड़ा अलग तरीके का होता है, तो उस केस में आप बैंकिंग सेक्टर में यूज ना करो तो ही मेरे को अच्छा लगेगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक मिनट, अब देखिए वॉरेन बफेट का क्या कहना है। वॉरेन बफेट का कहना है इट्स फार बेटर टू बाई ए वंडरफुल कंपनी एट ए फेयर प्राइस देन ए फेयर कंपनी एट ए वंडरफुल प्राइस। इट मीन्स ये बताना चाह रहा है कि आप ऐसे बिजनेस को पिक करो जिसका ग्रोथ पोटेंशियल भी है, साथ साथ देखो प्राइस तो कम है ही है लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल भी है, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा कि पैग रेशियो को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब देखो हमने आपको ये बताया था कि आप पैग रेशियो से टारगेट भी निकाल सकते हो। चलो अब इसको किस तरीके से करा जा सकता है, थोड़ा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो
ये कंपनी है, इस कंपनी का हमने यहाँ पे पैग रेशियो निकाला, कितना 0.86, 0.86 हमने पैग रेशियो निकाला, ठीक ना। तो ये फेयर कंपनी है, फेयर वैल्यू हमको दिख रहा है, ठीक ना। देखो ये कंपनी को इन्वेस्ट नहीं करना है, ये बस वैल्यूएशन करने का एक छोटा सा तरीका है। आपको चारों तरफ देख के सोच के समझ के फिर जाके इन्वेस्ट करना है। ये बस वैल्यूएशन करने का एक तरीका है। वैल्यूएशन करने का बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका ये है, बस इतना ही है इसका। समझ रहे आ रहे हैं मेरी बात। तो ये देख के डायरेक्ट किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है आपको। आपको कंपनी के बारे में चारों तरफ से देखना है, मैनेजमेंट वगैरह देखना है, अदर्स चीज़ें देखना है, फिर जाके उस कंपनी के बारे में सोचना है, उसका बिजनेस मॉडल समझना है, फिर जाके उस कंपनी के बारे में सोचना है। आप सिर्फ और सिर्फ पैग रेशियो देख के किसी कंपनी को अंडर वैल्यूड या तो ओवर वैल्यूड मत देखना ऐसा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मार्केट ने ही उसको अंडर वैल्यूड जानबूझ के करके रखा है, क्योंकि उनका कोई हैसियत ही नहीं है ओवर वैल्यूड होने का, ऐसा भी हो सकता है, ठीक ना। अब देखो हम ये मान के चल रहा है कि 4 तक ये जाएगा तो ये एक फेयर कंपनी रहेगा, 4 के ऊपर जैसे ही चलना लगेगा तो फिर वो ओवर वैल्यूड हो जाएगा। अब एक चीज समझने का प्रयास करो, यहाँ पे 22.5 का पी है और 25% का ग्रोथ है, तो मेरे को 0.86 मिल रहा है। तो यहाँ पे पी कितने हद तक जा सकता है, तब जाके मेरा ये रिजल्ट जो है वो 4 आएगा। सोचो, ये आपको मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं, मैं आपको टारगेट दिखा रहा हूं कि ये पैग रेशियो के हिसाब से टारगेट आप किस तरीके से निकाल सकते हो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स का, ठीक है ना। वो अगर आप देखना चाह रहे हो, वो मैं थोड़ा इस जगह पे करने का प्रयास कर रहा हूं। देखो अगर यहाँ पे 25% का ग्रोथ है और मेरे को 4 तक जाना है, उससे ज्यादा नहीं जाना, मेरे को 3.5 4 तक जाना है, तो मैं क्या मान रहा हूं, मैं ये मान रहा हूं कि 100 अगर ऊपर 100 का पी भी हो जाएगा ना, एपीजीएल का 100 का पी अगर हो जाएगा और उसके नीचे 25 रहेगा, तब फिर वो 4 बनेगा। लेकिन अभी 22 का पी है, इट मींस ये एपीजीएल, जब एपीजीएल का पी 100 हो जाएगा तब तक ये स्टॉक चल सकता है, तब तक ये स्टॉक चल सकता है एज पर पैग रेशियो। इट मींस तब तक ये स्टॉक जो है एक फेयर स्टॉक होगा, ये फेयर वैल्यू में ट्रेड करेगा अपना। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं। अगर 100 का पी होगा तो उस टाइम पे प्राइस कितना होगा वो समझने का प्रयास करो। अगर सपोज 100 का पी है तो उस जगह पे प्राइस कितना होगा वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कि हमने क्या देखा, पी के मामले में, पी के मामले में हमने क्या देखा, प्राइस बाई ईपीएस, प्राइस बाई ईपीएस। अगर ईपीएस हम देखेंगे, देखो ये देखो 1859 रुपए इसका भाव है और इसका 82 रुपीज इसका ईपीएस है, तो हम 82 रुपीज ही इसका ईपीएस मान रहे हैं। और यहाँ पे 100 होना चाहिए, पीक 100 होगा, तो फिर ये कितना होने वाला है, ये डिवाइड करोगे तो आपको दिखेगा। देखो मैं बता रहा हूं, देखो 1800 रुपए प्राइस है ना अभी, और उसको 82 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 22 निकल रहा है। तो लेकिन मेरे को ये स्टॉक 100 के पी तक होल्ड करना है, मेरे को सपोज ये स्टॉक 100 के पी तक होल्ड करना है, तब भी ये स्टॉक फेयर रहेगा, ठीक ना। ये हमने पैग रेशियो देख के समझा है। तो अगर यहाँ पे 100 होना होगा, यहाँ पे 100 होना होगा, तो ये प्राइस यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो ये प्राइस यहाँ पे लगभग क्या होना चाहिए। अब ये 100 से 82 का मल्टीप्लाई कर लो तो आपका 8200 समथिंग आ जाएगा, ठीक ना। तो ये स्टॉक का प्राइस जब 8200 होगा और ये स्टॉक ये सेम इतना ही इस जगह पे अर्निंग पर शेयर देगा, इट मीन 82 रुपीज ही अर्निंग करेगा, तब भी ये स्टॉक 8000 रुपए हो जाएगा। तो हम 8000 भी छोड़ रहे हैं, हम अगर 6000 रुपए भी मान रहा है, 6000 रुपए भी मान रहा है, तो ये शेयर जो है ये 6000 तक जा सकता है, ऐसा पैग रेशियो का मानना है। समझ में आ रहा है कि ये पूरा पूरा कैलकुलेशन है कि आप किस तरीके से पैग रेशियो से किसी
स्टॉक का अगर वो अंडर वैल्यूड है तो उसको किस तरीके से जो है उसका टारगेट निकाल सकते हो, फंडामेंटल टारगेट्स निकाला जा सकता है इस तरीके से। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अब इससे बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे देखो इससे क्या क्या कर सकते हो। देखो, आप किसी भी सेक्टर या तो किसी भी बिजनेस का स्थिति पता कर सकते हो कि भाई वो बिजनेस या तो वो स्टॉक या तो वो सेक्टर किस हालत में है। वो कैसे? जैसे कि अगर आप देखोगे तो ये पता नहीं कौन सा, अच्छा वही स्टॉक ओपन करा हुआ है। एक मिनट है, वही स्टॉक इस जगह पे ओपन करा हुआ है। ये देखिए, अब जैसे कि अगर आप सेक्टर पे आओगे तो सेक्टर पे आपको दिखेगा, देखो ये सेक्टर वाइज पी दिख रहा है ना, इसका सेक्टर वाइज पी दिख रहा है ना, कितना सेक्टर का पी है वगैरह वगैरह। तो आपको क्या करना है, आपको इस सेक्टर वाइज पी देखना है कि इसका एक, चलिए मैं इसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक ना। जैसे कि एसआरएफ के केस में आओ, जैसे कि ये लंबा लंबा ये सब जो 4 5 7 स्टॉक है, ये इसका मार्केट लीडर्स स्टॉक है, ठीक ना। तो इसका पी रेशियो अगर आप देखोगे तो 73, 68, 96, 40, ठीक ना। तो इसका मीडियन देखो, एवरेज पी रेशियो कितना है, 30। इट मींस ये जो केमिकल इंडस्ट्री है वो 30 के एवरेज पी से ट्रेड करता है, 30 के एवरेज पी से ट्रेड करता है, ठीक ना। तो उस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे अर्निंग पर शेयर भी आप ला सकते हो। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, ईपीएस, जैसे मैंने यहाँ पे ईपीएस कर दिया, सेव कॉलम कर दिया, अब देखो ये ईपीएस आ गया, ठीक ना। तो इसका पी रेशियो कितना है, 30, और इसका ईपीएस क्या है, ईपीएस 13 है। अब ईपीएस ग्रोथ रेट आपको फिर निकालना पड़ेगा इस जगह पे। तो ईपीएस का ग्रोथ रेट जैसे आप निकालोगे तो उसको इस पी से अगर डिवाइड कर दोगे तो आपको सेक्टरल पैग रेशियो मिल जाएगा। तो उससे आपको क्या पता चलेगा, उससे आपको यह पता चल सकता है कि ये सेक्टर पूरा का पूरा अंडर वैल्यूड है या तो ओवर वैल्यूड है। जैसे कि मैं आपको ये टेस्ट देके जा रहा हूं, आप ये किसी पेपर सेक्टर में करिए, जैसे कि जेके पेपर, जैसे जेके पेपर में हम आ रहे हैं, ठीक ना। जेके पेपर जैसे टाइप कर दो ये यहाँ पे आ गया। तो इसका पी देखो 14 का पी है, 14 रुपए का पी है, 14 रुपए। इट मीन 14 रुपए पी का मीनिंग क्या है, 14 रुपए पी का मीनिंग है 1 रुपए अर्न करने के लिए आपको 14 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, किसमें, पेपर सेक्टर में। और इसका ईपीएस कितना है, ईपीएस है 11। तो आपको इस ईपीएस का परसेंटेज मेरे को पता नहीं है यहाँ पे होता है कि नहीं होता है। ईपीएस लास्ट 5 ईयर्स का, हाँ ईपीएस ग्रोथ रेट 5 ईयर्स का, चलो आ गए। देखो 5 ईयर्स का क्या आ रहा है, 4, ठीक ना। यहाँ पे पी कितना आ रहा है, 14, और यहाँ पे 5 ईयर्स का ईपीएस ग्रोथ रेट क्या आ रहा है, 5 मान लो, 4.89, 5 मान लो, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, 14.93 डिवाइडेड बाई 4.89 इक्वल टू कितना होता है, ये लगभग देखो 3 आ रहा है, 3, ठीक ना। ये लगभग 3 आ रहा है। तो मोटा मोटा आप ये मान के चल सकते हो कि ये जो पेपर सेक्टर है ये कहीं ना कहीं दबा हुआ है। इट मीन्स ये अभी इसका ग्रोथ फेज आने वाला है, ऐसा मेरे को लगता है, या तो ऐसा ये पैग रेशियो को लगता है, ठीक ना। अब देखो ये पेपर स्टॉक आज से 6 महीने, साल भर पहले कैसा था, ये पेपर स्टॉक्स आज से 6 महीने, साल भर पहले ये सिंगल डिजिट पी पे ट्रेड करता था। सिंगल डिजिट पी मीन्स ये तो जैसे 14 है ना, तो ये 7, 7,
8-9 का पी होता था, ठीक ना। तो उस टाइम पे मैंने एक बार ये पेपर स्टॉक्स का ऐसा पैग रेशियो देखा था, तो दैट्स वाई मेरे को पता था। लेकिन अभी ये थोड़ा बढ़ गया है, तो उस टाइम पे इसका 1 हुआ करता था, 1 पैग रेशियो हुआ करता था, ठीक ना। अब चलिए कोई जेके पेपर का ओपन करते हैं, इसको दे 1 मिनट इसको, जैसे जेके पेपर, ठीक ना। इसका मैक्स देखो, इसका प्राइस पैटर्न देखो, ये किस तरीके से इस जगह पे चल रहा है। तो इस ये जो टाइम है, ये जो बाउंस देख रहे हो ना, इस बाउंस से पहले इस एरिया में ये 1 का पैग रेशियो हुआ करता था, और फिर जाके ये बाउंस आया था उसमें, ठीक है ना। तो ये मैंने देखा है अपने आंखों से, दैट्स व्हाई मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, अदरवाइज कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकला? मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकला, आप सिर्फ और सिर्फ प्राइस का डिस्काउंट देख के, कि हमको कम पैसा लगाना पड़ रहा है, कम पैसा लगाना पड़ रहा है पैसा अर्न करने के लिए, ये देख के आप पैसा नहीं लगा सकते हो। आपको उस स्टॉक में या तो उस बिजनेस में ग्रोथ पोटेंशियल भी देखना चाहिए, फिर जाके आप उस स्टॉक में जो है निवेश कर सकते हो, ठीक है ना। और वो आपको कौन करके देगा? वो आपको पैग रेशियो करके दे सकता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक ना। और ये मैंने बस आपको पैग रेशियो के ऊपर ऊपर बताने का प्रयास किए हैं, और इसको और डिटेल्स में एनालाइज करा जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेरे को देना पड़ेगा। आने वाले टाइम पे मैं वो भी बनाऊंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे इस जगह पे, ठीक ना। जैसे कि डीमार्ट के केस में अगर आप देखो, जैसे देखो देखो हम इन्वेस्टर क्या मानते हैं? हम इन्वेस्टर या तो ट्रेडर, हम या तो स्विंग ट्रेडर, या तो पोजिशनल ट्रेडर, या तो इन्वेस्टर ये मानते हैं कि हमारा स्टॉक 4 से 5 गुना हो जाए, हमारा स्टॉक 4 से 5 गुना हो जाए, ठीक ना। अगर आप यहाँ पे डीमार्ट का देखो, एवेन्यू सुपरमार्ट, इसका चार्ट पैटर्न देखो, मैक्स, इसका चार्ट पैटर्न देखो, ये किस तरीके से इस जगह पे कंसोलिडेशन करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हम टेक्निकल एनालिसिस में क्या देखते हैं? हम टेक्निकल एनालिसिस में ये देखते हैं कि कोई प्राइस एक जगह सस्टेन हो रहा है और उसको ब्रेकआउट करने का प्रयास करता है, तो हम उसमें पोजीशन बनाते हैं, ठीक ना। तो ज्यादातर रिटेलर का ये मंशा होता है कि चलो ये किसी ना किसी तरीके से एक जगह पे सस्टेन कर रहा है, किसी ना किसी जगह पे एक जगह पे सस्टेन कर रहा है, तो ये ब्रेकआउट होगा, तो इसमें हमको 2 गुना 3 गुना 4 गुना रिटर्न मिलेगा, ये स्टॉक 3 गुना 4 गुना हो जाएगा। लेकिन आप ये कभी नहीं देखते क्या उस स्टॉक में 3 गुना 4 गुना होने का पोटेंशियल है? अगर उस स्टॉक में पोटेंशियल ही नहीं रहेगा, वो चाहे कितना भी अच्छा टेक्निकल बना लेगा, लेकिन वो 3-4 गुना नहीं होगा। लेकिन उसी हिसाब से अगर डीमार्ट के केस में अगर आप देखोगे, तो डीमार्ट के केस में हमने पैग रेशियो कितना निकाला था? डीमार्ट के केस में हम यहाँ पे देखो कितना पैग रेशियो है। डीमार्ट के केस में यहाँ पे 6.24 इस जगह पे पैग रेशियो दिख रहा है। इट मींस ये बिजनेस जो है वो ओवर वैल्यूड हो चुका है, ये बिजनेस जो है वो ओवर वैल्यूड हो चुका है। इस परिस्थिति में अगर डीमार्ट को, इस परिस्थिति में अगर डीमार्ट को 3 गुना 4 गुना होना है, तो इसको क्या इंक्रीजिंग करना पड़ेगा? इसको ईपीएस इंक्रीजिंग करना पड़ेगा। इट मींस ग्रोथ इंक्रीजिंग करना पड़ेगा, ठीक ना। अब एक चीज, अब उल्टा भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। उल्टा किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो? उल्टा इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो कि 99 का मेरा पी है, 99 का मेरा पी है, ठीक ना। 99 का मेरा पी है, और मैं इस जगह पे कितना, इस जगह पे क्या फिगर ऐसा मैं दूं, या तो क्या फिगर मैं ऐसा सोचूं जिससे कि डीमार्ट 4 के नीचे आ जाए, 3.5 या तो 4 हो जाए। तो ऐसा कौन सा फिगर होने वाला है बताओ? 99 से 99 को आप 4, अगर 100 मान लो ना, यहाँ पे 100 मान लो, तो यहाँ पे 25% का ग्रोथ चाहिए, 25% का ग्रोथ चाहिए डीमार्ट को एक फेयर बिजनेस क्रिएट करने के लिए। 25% का ग्रोथ चाहिए। यहाँ पे जो 15% का ग्रोथ दिखा रहा है ना, ये 25% होना चाहिए, फिर जाके हम डीमार्ट में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। अब तो 25 होगा, फिर भी तो 4 होगा ना, वो अपने एकदम
फेयर वैल्यू में आ जाएगा। लेकिन अगर उससे भी कम चाहिए तो डीमार्ट को एटलीस्ट 35% यहाँ पे ग्रोथ बिजनेस में दिखाना चाहिए, फिर जाके डीमार्ट में लोग इन्वेस्टर पसंद करेगा या तो हम पसंद करेंगे। ये मेरा मानना है। बस अब आपको समझ में आ रहा है आई थिंक कैलकुलेशन, ठीक ना। वैसे कोई भी स्टॉक में आप ग्रोथ पोटेंशियल या तो ग्रोथ कितना हो रहा है उसको इस तरीके से जज कर सकोगे आगे चल के कि इसमें कितना ग्रोथ होना चाहिए। अगर वो ग्रोथ हो रहा है तो मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा, निवेश करूंगा। अगर वो ग्रोथ नहीं हो रहा है, जैसे डीमार्ट के केस में देखो 15% ग्रोथ करके ये कैसे डबल होगा, ट्रिपल होगा, 4 गुना होगा, 5 गुना, कैसे होगा? नहीं होने वाला है ना डीमार्ट के तरह बिजनेस जी। इस जगह पे डीमार्ट का बहुत सारा कॉम्पिटिटर है मार्केट में, ठीक ना। लेकिन वैसे ही ये जो बिजनेस है, देखो इस तरीके का जो बिजनेस है जैसे मैंने दिखाया, ये तो उल्टा हो गया ना। यहाँ पे 25% का ग्रोथ रेट है, यहाँ पे 25% का ग्रोथ रेट है, इस जगह पे 25% का ग्रोथ रेट है और सिर्फ 22 का पी है, ठीक ना। तो उल्टा आप इससे टारगेट निकाला जा सकता है कि भाई इसमें टारगेट फेयर प्राइस क्या होगा। ये स्टॉक जब 6,000 रुपए का हो जाएगा तब इसका फेयर प्राइस निकलेगा। इट मीन तब ये बैलेंस्ड स्टॉक हो जाएगा उस टाइम पे, तो तब तक ये अंडर वैल्यूड स्टॉक रहेगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन इस स्टॉक में निवेश नहीं करना है, मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, मैं बस समझाने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाकी आपके मर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।